स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला है वीडियो बनाने का। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने दिए थे पिछले क्लास में डीएनए से रिलेटेड। तो जो हमारा मेन टॉपिक था स्टार्ट करने वाला, जिसको हमने स्टार्ट किया था वो डीएनए था। पिछले क्लास में हमने एक लेक्चर बनाया था इसके ऊपर। आज उसी चीज़ को हम फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें जो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हम यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में हमने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझाया था, जिसको मैं यहाँ पे जल्दी से 2-4 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये पिछले क्लास में हमने बताया था। न्यूक्लियोटाइड में देखिए 3 चीज़ें होती हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट। 3 चीज़ों को मिल करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर हमारे पास सिर्फ बेस और शुगर हो तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम फर्दर फॉस्फेट को भी यहाँ पे ऐड कर दें तब हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है जिस चीज़ से कोई चीज़ मिलकर के बनती है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल यही दिया जाता है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसी तरीके से जैसे मकान में एक ईंट लगाया जाता है, एक ईंट दूसरा ईंट, इस तरीके से एक दीवार बन जाती है जुड़ करके। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चले जाते हैं और एक मेजर मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम डीएनए के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के बारे में बेसिक बातें आपको बताई। अब देखिए यहाँ पे जो हमने शुगर लिया था पेंटोज शुगर, यहाँ पे जो शुगर हम लेते हैं वो पेंटोज शुगर होता है। इस तरीके से पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर बनवाया था। यहाँ पे डीऑक्सी होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH2OH होगा। ठीक है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी हम बेस ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं कोई भी, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए के अंदर। इन चारों में से किसी को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एडेनिन को ऐड कर दिया मान लीजिए, तो ये एडेनिन जिस बॉन्ड से इससे एडेड होता है या जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पिछले क्लास में हमने बताया था, लेकिन थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और फिर ये क्या चीज़ बन चुका है, बेस है और शुगर है। बेस और शुगर को हमने पिछले क्लास में बताया था क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब इसी में अगर हम फास्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं, जो पिछले क्लास में हमने बताया था H3PO4, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये फास्फोरिक एसिड है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं फास्फोरिक एसिड को, फास्फोरस, एक OH यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन, 1 OH और 1 OH यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 1 OH ये और इसका हाइड्रोजन, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होकर के बाहर निकल जाएगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये एक्चुअल में क्या है, एल्कोहल है। जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास OH ग्रुप होता है तो उसको हम एल्कोहल बोलते हैं। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल फास्फोरिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, इसके पास भी OH ग्रुप है, लेकिन इसको हम एसिड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से इसको हम एल्कोहल नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। तो जो बॉन्ड यहाँ पे बन करके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड पिछले क्लास में भी हमने समझाया था। तो यहाँ से जो हमको मॉलिक्यूल मिलेगा उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। एडेनिन हमने यहाँ पे जोड़ा, उसके बाद इसमें OH ग्रुप होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे CH2 हमने हाइड्रोजन निकाल दिया है O,
उसके बाद यहाँ से OH हमने निकाल दिया है, फास्फोरस OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको बॉन्ड मिलता है ये वाला, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार नीट में आ चुका है। इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल हमको मिलेगा, पेंटोज शुगर, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, चार, कोई भी चार होते हैं। डीएनए के अंदर थायमिन होता है और यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है। इस चीज़ को और आगे हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाया, तो जो बॉन्ड हमको मिला उसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसके बारे में नीट में आ चुका है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी नीट में आ चुका है, ठीक है। तो जब हमारे पास पेंटोज शुगर हो, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और उसके बाद जब हम फास्फोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, तो जो हमको मॉलिक्यूल मिलता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। डीएनए से मतलब क्या है, पॉलीमर, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर आप कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक मेजर मॉलिक्यूल, जिसको मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं, डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर, अब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक बैकबोन में बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद इसमें शुगर होगा, फास्फोरस होगा, फिर यहाँ पे शुगर, फिर फास्फोरस, फिर शुगर, फिर फास्फोरस, इस तरीके से, ठीक है। और इस शुगर के साथ हमेशा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इस शुगर के साथ हमेशा कोई भी नाइट्रोजनस बेस होता, मान लीजिए एडेनिन है यहाँ पे, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, इस तरीके से यहाँ पे थायमिन है, कुछ भी हो सकता है। और इस तरफ फर्दर शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस, शुगर, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन रहेगा, और एडेनिन थायमिन हमेशा दो मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, इसके पास 3 बॉन्ड होंगे। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन होगा, 3 बॉन्ड होंगे। अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे होगा एडेनिन और इसके साथ 2 बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन कहा जाता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड ये है फास्फोएस्टर बॉन्ड, और एक बॉन्ड ये है, ये भी फास्फोएस्टर बॉन्ड है। तो इन दोनों को एक साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एक बार फिर से और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो शुगर फॉस्फेट ये बनते जा रहा है ना, इसको एक्चुअल में बैकबोन कहा जाता है। ये बैकबोन है और ये बिल्कुल प्रोजेक्टेड होता है इनसाइड, जैसे सीढ़ी में पैर रखने के लिए लगे होते हैं, ठीक है। लकड़ी की सीढ़ी में गांव में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा, तो वहाँ पे पैर रख करके ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो जो बीच बीच में डंडी होती है ना, वो इस तरीके से बीच बीच में प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्टेयरकेस जैसा दिखाई देता है। अब ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब देखिए, एक हमारे पास पेंटोज शुगर है, यहाँ पे हमने CH2O3 फास्फोरस OH ये हमने बना लिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, फास्फो, इस बॉन्ड का नाम है फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, मान लेते हैं एडेनिन है, ठीक है। इस OH के साथ फिर से यहाँ पे CH2OH होगा, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और पेंटोज शुगर होगा,
सेकेंड प्राइम पोजीशन पे हमेशा नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन का शुगर है, इसीलिए इसको पेंटोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन मान लेते हैं, यहाँ पे साइटोसिन या गुआनिन कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे OH ग्रुप है। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो OH है यहाँ पे, ये वाला OH और ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ से रिएक्शन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये भी एक एस्टर बॉन्ड है। इसी को फास्फो एस्टर, क्योंकि फास्फोरस से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको फास्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि इसको एस्टर बॉन्ड क्यों कहा गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है अल्कोहल और एक चीज़ है फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, CH2O, इसके बाद P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे OH। ठीक है, तो इसका OH बाहर निकलता है ये हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसका OH इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलता है, तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका OH यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, इसका हमने OH निकाला है, और एल्कोहल यहाँ पे OH, जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप होता है तो इसको हम एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ से हमने हाइड्रोजन बाहर निकाला है। ठीक है, तो ये पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम क्या है, फास्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड हमेशा शुगर और फास्फेट के बीच में बनता रहता है। शुगर फास्फेट हमने आपको पहले भी बताया कि बैकबोन है। तो इस तरीके से फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड इस शुगर फास्फोरस इस तरीके से ऐड होता चला जाएगा, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। और इस तरीके से ये DNA का बैकबोन बन जाएगा। बैकबोन एक्चुअल में शुगर और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर इसको हम सिंपली लिखें इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फास्फोरस, फिर यहाँ पे इस तरीके से शुगर, फिर यहाँ पे एक फास्फोरस, फिर यहाँ पे एक शुगर, इस तरीके से, और यहाँ पे फिर से एक फास्फोरस। ठीक है, इस तरीके से एक मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस मान लेते हैं एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये नंबर 1 है, नंबर 2, 3, 4, और यहाँ पे जो कार्बन था उसका नाम था 5th नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5th नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5th। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ 5 प्राइम फास्फोरस और एक तरफ 3 प्राइम पे हमेशा OH ग्रुप होता है। ठीक है, 3 प्राइम की तरफ OH ग्रुप होता है और एक 5 नंबर ऑफ कार्बन की तरफ हमेशा फास्फोरस होता है, इसीलिए इसको 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फेट भी कहा जाता है, या 3 प्राइम 5 प्राइम एंड भी कहा जाता है, या इसको 3 प्राइम थ्री प्राइम OH और 5 प्राइम फास्फोरस एंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक वो बन गया है। एक यहाँ पे एक्चुअल में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं, ये एक स्ट्रैंड है DNA का। ठीक है, जिसमें बेस पेंटोज शुगर और फास्फोरस, पेंटोज शुगर फास्फोरस, पेंटोज शुगर फास्फोरस, इस तरीके से बैकबोन बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे 5 प्राइम हमको एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ 3 प्राइम OH दिख रहा है, इसका उल्टा यहाँ पे होगा 5 प्राइम फास्फोरस और इस तरफ 3 प्राइम OH। ठीक है, तो अगर इसको हम कहें कि ये मुंडी है, सर है। ठीक है, तो ये अगर सर है, ये वाला हिस्सा क्या है, पैर है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं।
ठीक है, या ये सर हेड है, ये टेल है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर हम इसको एरो से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये एरो का हेड इस तरफ है और ये नीचे वाला हिस्सा टेल है, ठीक है, इस तरीके से, तो दूसरा वाला जो हमारा स्टैंड होगा वो इस तरीके से होगा, हेड नीचे होगा और टेल ऊपर होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो इसको उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे, इसको उल्टा करके देखेंगे अगर हम, तो ये इस तरीके से बनेगा। उल्टा बनाने में थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ट्राई करके देख लेते हैं, बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड हमको खाली मिलेगा इस तरीके से, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि उल्टा समझ में नहीं आता सही से प्रॉपर बनाने में। यहाँ पे गुआनिन है और इस तरफ अंदर की तरफ बेस होंगे और बाहर की तरफ यहाँ पे फास्फोरस इससे जुड़ेगा, यहाँ पे एक फास्फोरस इससे जुड़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्राइम OH था हमारे पास, तो इस तरफ क्या होगा 5 प्राइम फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे 5 प्राइम फास्फोरस होगा, 5 प्राइम फास्फोरस 3 प्राइम OH। ठीक है, तो यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, यहाँ पे थायमिन होगा, इसके बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन है, इसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रैंड है और ये DNA का दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, अगर इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे कि ये 5 प्राइम फास्फोरस 3 प्राइम OH की तरफ है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम फास्फोरस 3 प्राइम OH की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्राइम OH यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, 3 प्राइम OH इस तरफ रहेगा इस तरीके से। तो एक स्ट्रैंड चलेगा टेल टू हेड और दूसरा स्ट्रैंड चलेगा टेल टू हेड अपोजिट, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एंटी पैरेलल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि हमेशा साइटोसिन के सामने गुआनिन आएगा, यहाँ पे गुआनिन के सामने साइटोसिन है, एडेनिन के सामने थायमिन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यानी कि प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ेंगे। यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन्स होते हैं, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये तीनों पायरिमिडीन्स होते हैं। यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ RNA में पाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से DNA का बैकबोन बन जाता है और ये फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम DNA का पॉलीमर बोलते हैं। DNA एक पॉलीमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर NCERT में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे DNA के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं और ये जो DNA है इसको हम BDNA बोलते हैं। DNA बहुत सारे टाइप के होते हैं, ADNA, BDNA, ZDNA, हायर क्लासेस में ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे नीट लेवल पे सिर्फ BDNA के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस ही जानने ज़रूरी है, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो DNA का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इस तरफ हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि 3 प्राइम लेते हैं तो इस तरह होता है 5 प्राइम, तो इसका उल्टा यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे होगा 5 प्राइम। ठीक है, इसी को एंटी पैरेलल कहा जाता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, एंटी पैरेलल और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच बीच में बेसेस होते हैं, तो यहाँ पे एडेनिन होगा तो इस तरफ थायमिन होगा, इस तरफ अगर साइटोसिन या गुआनिन है तो इस तरफ साइटोसिन होगा और यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे, थायमिन, एडेनिन इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये एक टर्न होता है, ये सिंगल टर्न। ठीक है, सिंगल टर्न। इस एक सिंगल टर्न को पिच ऑफ द हेलिक्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स।
हेलिक्स का पिच है, ठीक है। और ये हेलिक्स का पिच कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में नैनोमीटर में इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है या पिच है, जिसको हम 34 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ दो बेस के बीच में डिस्टेंस देखें, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल यहाँ पे कितने बेसिस होते हैं, 10 बेसिस होते हैं। और जाहिर सी बात है ये पेयर्स में होते हैं, इसलिए इसको बेस पेयर कहा दिया जाता है, 10 बेस पेयर्स, ठीक है। और शॉर्ट में इसको बीपी बोल देते हैं, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं, ये अलग बीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बेस पेयर्स हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम पिच बोलते हैं, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। तो जाहिर सी बात है दो बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसी को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 0.3 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डायमीटर देखें, डीएनए का जो डायमीटर वो कितना होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर ऑफ डीएनए। ये पिच था, इसके बाद ये डिस्टेंस था। तो अगर हम डायमीटर देखें तो ये डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और इसी को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, 9th में पढ़ाया जाता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। नैनोमीटर ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में है, और नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर नैनोमीटर में। ये सारे इंफॉर्मेशन 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, 10th क्लास में, तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये बेड डीएनए के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो ये है, पिच ऑफ द हेलिक्स बताइए डीएनए का, दूसरा डिस्टेंस बताइए, हर दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, और तीसरा डायमीटर बताइए, ठीक है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड 3 to 5 है, दूसरा इस तरफ से चल रहा अपोजिट, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंटी पैरेलल, ठीक है। और ये बिल्कुल हेलिक्स होता है, घूमता रहता है। जैसे कभी आप सांप को देखो तो सांप इस तरीके से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता है, तो डीएनए इस तरीके से रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, सर्कुलर, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग बाइंडिंग करवाते हैं ना, कॉपी वगैरह आपने देखा होगा, तो इस तरीके से रोटेट होती रहती कॉपी, ठीक है। या उसके अंदर जो वायर्स लगे होते हैं, बाइंडिंग जिस कॉर्बोज से किया जाता है, प्लास्टिक का वायर होता है, तो आपने देखा होगा उस तरीके से रोटेटेड होता है, घुमा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए ऐसे रोटेट होता हुआ चलता है ऐसे, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पर रोटेट होता चलता है। तो ये जब घूम रहा होता है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, यहाँ से लेकर, यानी पिच ऑफ द हेलिक्स टोटल कितना होता है, 360 डिग्री ये रोटेट हो जाता है, ठीक है। कितना रोटेट हो जाता है, 360 डिग्री पर टर्न, हर टर्न में 360 डिग्री ये रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो एक बेस पेयर के बीच में, जाहिर सी बात है आपके पास 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 36 डिग्री पर बेस पेयर, यानी कि हर बेस पेयर एक से दूसरे के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 36 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो डीएनए के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें हम कर चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, फास्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड बनने के बाद फिर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इसके बारे में हमने आपको समझाया, और ये किस तरीके से बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्यूरिन्स में हमेशा एडेनिन, ग्वानिन होता है,
पायरिमिडीन्स में साइटोसिन और थायमीन होता है, ठीक है। और अगर आरएनए है तो उसमें यूरेसिल भी होता है, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। प्यूरिन्स हमेशा डबल मेंबर्ड रिंग होते हैं, ठीक है, डबल मेंबर्ड रिंग होते हैं। अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली नीट में नहीं पूछा जाता है। ये डबल मेंबर्ड रिंग है, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेंटेटिव आउटलाइन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डबल मेंबर्ड रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। प्यूरिन जब भी होगा तो ये डबल मेंबर्ड रिंग होगा, और पायरिमिडीन्स हमेशा सिंगल मेंबर्ड रिंग होते हैं, इसमें डबल मेंबर्ड रिंग नहीं बनता है, ये पायरिमिडीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो ये हमेशा प्यूरिन के साथ साथ पायरिमिडीन बॉन्ड बनाते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर एक तरफ हमारे पास प्यूरिन है, चलिए इस तरीके से बना देते हैं, प्यूरिन है तो हमारे पास इस तरफ क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। पायरिमिडीन हमेशा सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास एडेनिन है तो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर इस तरफ गुआनिन है मान लेते हैं, यहाँ पे अगर गुआनिन है तो गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन है, ठीक है, ये साइटोसिन है। इन दोनों के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अभी तक हमने 3 टाइप के बॉन्ड्स के बारे में बात की है। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, जो बेस के बीच में और पेंटोज शुगर के बीच में बनता है, और दूसरा फास्फोएस्टर बॉन्ड, जो फास्फोरस को जब हम ऐड कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड के साथ तब बनता है फास्फोएस्टर बॉन्ड, और जब एक और हम न्यूक्लियोसाइड वहाँ पे ऐड कर देते हैं तो उस तरीके से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक्चुअल में डीएनए को का जो बैकबोन है, यानी कि शुगर और फास्फोरस, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, और एक हमको स्ट्रैंड मिल जाता है। दूसरा स्ट्रैंड भी इसी तरीके से होता है, एक 5 to 3 होता है तो दूसरा 3 to 5 होता है, यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। एक पैरेलल अगर हम कहें तो दूसरा एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और बीच बीच में जो बेसिस प्रोजेक्टेड होते हैं उनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से डीएनए मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। हमारा ये टारगेट है कि इस चैप्टर को धीरे धीरे पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक जैसे ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन, ये सब टॉपिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।